डेट आज 28 जून 2022। ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है रुचिरा कंबोज। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इनका अभी अपॉइंटमेंट हुआ है। इंडिया की तरफ से एम्बेसडर और परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया होंगी यूनाइटेड नेशन के लिए। हर एक देश से संयुक्त राष्ट्र में, यूनाइटेड नेशन में एक प्रतिनिधि होता है जो उस देश को रिप्रेजेंट करता है, या रिप्रेजेंटेटिव इंग्लिश में बोल सकते हो आप। तो ये परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव और एम्बेसडर रहेंगी इंडिया की रुचिरा कंबोज यूनाइटेड नेशन में। ये हैं रुचिरा कंबोज। अभी तक कौन है इंडिया के लिए यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंटेटिव या एम्बेसडर? ये हैं टीएस त्रिमूर्ति जी। अब इनको रिप्लेस करेंगी ये रुचिरा कंबोज। ये 1987 की आईएफएस ऑफिसर हैं। आईएफएस ऑफिसर का मतलब इंडियन फॉरेन सर्विस में सिलेक्शन हुआ था इनका। इन्होंने भी यूपीएससी की तैयारी की थी। और अभी फ़िलहाल ये किस ऑफिस पे काम कर रही हैं? इंडिया के लिए ये भूटान में इंडियन एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सूर्य नूतन। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन ऑयल कंपनी है एक, और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इन्होंने डेवलप किया है एक इंडिजीनस इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम। इंडिजीनस का मतलब अपने घर में, यानी कि अपने देश में ही डेवलप किया है। इंडोर का मतलब चार दीवारी के अंदर। सोलर कुकिंग सिस्टम, सूर्य की एनर्जी को, सौर ऊर्जा को यूज करके कुकिंग की जा सकती है, ऐसा सिस्टम जिसका नाम दिया है सूर्य नूतन। ये आप इमेज में देख सकते हो। ये है जो आप मशीन देख रहे हो, ये सूर्य नूतन, ये जो इक्विपमेंट है। इसमें देखो खाना पकाया जा सकता है, जैसे इसमें तवा रख के रोटी पका रहा है। इसकी खासियत बात क्या है? एक तो ये स्टेशनरी है, एक जगह रखा रहता है, रिचार्जेबल है, रिचार्ज हो जाता है, और इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम इससे कनेक्टेड है, यानी कि सूर्य से ऊर्जा लेके ये आसानी से घर के अंदर चलाया जा सकता है। ये डेवलप किया है इंडियन ऑयल एंड R&D सेंटर ने, इंडियन ऑयल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, जो फरीदाबाद में है, हरियाणा की डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद में। इसने पेटेंट भी करा लिया है इसका। पेटेंट का मतलब तो आप जानते हो, जब कोई भी ऐसी नई चीज़ डिस्कवर करता है या मतलब आविष्कार करता है, इन्वेंट करता है, तो उसका पेटेंट करा लिया जाता है 20 साल के लिए। अब यही कंपनी इसको बेच सकती है या किसी को परमिशन देगी ये बनाने के लिए, तो इससे इस कंपनी से परमिशन लेनी पड़ेगी किसी और को बनाने के लिए, ये परमिशन देगी उसको, और ये मनचाहे दामों में बेचेगी इसे, क्योंकि इसने मेहनत की है रिसर्च पे। पेटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे इंडिया में भी एक्ट बना हुआ है, और WTO का जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसके तहत भी, वर्ल्ड वाइड ट्रिप्स का एग्रीमेंट के द्वारा पेटेंट को प्रोटेक्टेड किया जाता है। ये जो सूर्य नूतन डिवाइस है ये हाइब्रिड मोड पे काम करता है। एक तो देखो सोलर से तो ये चलता ही चलता है, यानी कि सूर्य से बनने वाली बिजली से तो चलेगा ही चलेगा। ये ऑक्सिलरी एनर्जी सोर्स से भी चल सकेगा। मान लो ऐसा टाइम है कि बारिश हो रही है, सूरज नहीं निकल रहा, या फिर ठंड का टाइम है, सूरज नहीं दिख रहा, बादल हो रहे हैं, सूरज नहीं दिख रहा, तो उस टाइम पे भी ये काम करेगा। जो घरों में बिजली आती है भाई साहब, उससे ये काम करेगा, उससे एनर्जी ले लेगा। तो हाइब्रिड मोड पे काम करता है ये। ऑल वेदर सिस्टम में ये काम करेगा, चाहे कैसा भी सीज़न हो, क्योंकि सूरज के टाइम, मतलब मानसून के टाइम पे और विंटर के टाइम में बहुत समय पे सूरज दिखाई नहीं देता, तो उसकी वजह से सूरज से बिजली नहीं उत्पन्न की जा सकती। और ये जो ऑक्सिलरी एनर्जी है, यानी कि अल्टरनेटिव सोर्स है एनर्जी का, बिजली घरों में आती है जो इलेक्ट्रिसिटी, उससे भी चलाया जा सकेगा। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योतिर्गाम्या। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक फेस्टिवल है जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के पार्ट की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब किया जा रहा है अभी। आज़ादी का अमृत जो महोत्सव है वो हम आज़ादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में सेलिब्रेट कर रहे हैं 1 साल तक, उसी का पार्ट है ज्योतिर्गाम्या। ज्योतिर्गाम्या देखो, ये वर्ल्ड म्यूजिक डे के ओकेजन पे 21 जून को सेलिब्रेट किया गया। और किसने किया? ये संगीत नाटक एकेडमी है, जो दिल्ली में हेडक्वार्टर बना हुआ है इसका, संगीत नाटक एकेडमी, इसने ये इवेंट कराया ज्योतिर्गाम्या फेस्टिवल। किस लिए कराया ये? देखो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं म्यूजिशियन, जैसे मान लो स्ट्रीट में परफॉर्म करते रहते हैं, गलियों में आते हैं ना, जैसे बहुत से लोग गाना गा के मांगते भी हैं, या ट्रेन में बहुत सारे लोग गाना गाते हैं, या कहीं और टेम्पल वगैरह पे परफॉर्म करते हैं, मंदिरों में गाते रहते हैं। जो ऐसे म्यूजिशियन हैं, यानी कि जो संगीतकार हैं, सिंगर हैं, जो गाते हैं, एंटरटेनमेंट कराते हैं किसी का, तो ऐसे लोगों के लिए ये फेस्टिवल कराया है ताकि उनका टैलेंट शोकेस किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेंसिक प्रोब। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए। फॉरेंसिक का मतलब होता है साइंटिफिक स्टडी, यानी कि वैज्ञानिक विधि, साइंस को यूज करके कोई जांच करना। प्रोब का मतलब होता है जांच करना। तो ये गवर्नमेंट ने प्लानिंग की है और कर रही है कि
जो ये फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होती है, साइंस को यूज करने के लिए, मतलब साइंस को यूज करके जांच की जाती है, इन्वेस्टिगेट की जाती है, इसको कंपलसरी बनाने की प्लानिंग कर रही है। कंपलसरी का मतलब अनिवार्य। ऐसे अपराध जिसने मान लो कोई अपराध किया है, क्राइम किया है और उसकी सज़ा 6 साल से ज़्यादा है, तो ऐसे ऑफेंसेस में, ऐसे क्राइम में, ऑफेंसेस में, अपराध में पनिशमेंट देने के लिए उन्हें फॉरेंसिक जो इन्वेस्टिगेशन है या फॉरेंसिक प्रोब, उसको मैंडेटरी यानी कि अनिवार्य, कंपलसरी बनाने की प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट। यानी कि जिन क्राइम में, जैसे कोई क्राइम किया है उसमें सज़ा 6 साल से ज़्यादा है, तो उनमें फॉरेंसिक प्रोब की ही जाएगी। क्या होती है फॉरेंसिक प्रोब या फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन? देखो, साइंस को यूज किया जाता है फैक्ट और एविडेंस पता लगाने के लिए, सबूत पता लगाने के लिए साइंस का यूज करना। जैसे मान लो यहाँ पे किसी का मर्डर हुआ है, डेथ, तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारे स्पेसिमेन मिलेंगे, सबूत वगैरह मिलेंगे। जैसे यहाँ पे मान लो कुछ ब्लड वगैरह पड़ा होगा तो उसका सैंपल लेके जाएंगे, किसी का टूटा बाल पड़ा होगा तो उसको लेके जाएंगे, किसी का कोई नाखून टूट गया हो या कुछ भी यहाँ पे मिल गया, किसी ने मान लो मर्डर करने के टाइम में यहाँ पे स्पीटिंग कर दी, थूक दिया, तो उसका सैंपल लेके जाएंगे। तो फिर उसकी साइंटिफिक लैब में स्टडी करेंगे और देखेंगे फिर ये किसका हो सकता है, और जिस पे शक है उससे मैच कराते हैं। जैसे मान लो किसी आदमी पे शक है कि इसने, ए आदमी ने इसका मर्डर किया है, तो इसका सैंपल लेंगे, बाल का या किसी का भी डीएनए चेक कराएंगे, फिर डीएनए से जांच करेंगे कि जो बाल मिला था या ब्लड मिला था या थूक मिला था, उसमें जो डीएनए है उस आदमी के डीएनए से मैच कर रहा है क्या, जिस पे शक है। तो इस तरह से अपराधी का पता लगाया जा सकता है आसानी से फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से। तो ये कंपलसरी करने की प्लानिंग कर रही है गवर्नमेंट इसको, कि हर जो क्राइम है जिसमें सज़ा 6 साल से ज़्यादा है, तो उसमें फॉरेंसिक प्रोब की जाए। व्हाट इज़ नीडिड, क्या ज़रूरत है इसको करने के लिए? अभी ज़रूरत एक तो ये है, इसके लिए एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस, एक ये डायरेक्टरेट बनाया जाए इसके लिए, इंडिपेंडेंट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस। ये हर एक स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में, केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जाए। और जो इंडियन पीनल कोड है, आईपीसी, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, इनमें भी अमेंडमेंट करने के लिए प्रपोजल रख रही है गवर्नमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी देखो G7 का समिट चल रहा है जर्मनी में, हमारे इंडिया से भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए जर्मनी में G7 का समिट अटेंड करने। इंडिया कोई G7 का पार्ट नहीं है, लेकिन इंडिया को एज ए गेस्ट इन्वाइट किया। तो G7 क्या है फिर? G7 एक देखो इनफॉर्मल ग्रुप है। इनफॉर्मल क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है परमानेंट। जिस भी देश में इसका हो रहा है समिट या मीटिंग, वो जो होस्ट कर रहा है वहीं पे फिर इसका, यानी कि वहीं पे इसका जो कंट्री होस्ट कर रहा है वहीं उसी देश में मीटिंग होती है। परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है कि इस हेडक्वार्टर में जाके मीटिंग होगी इसकी, ऐसा कुछ नहीं है। 1973 में बना था ये G7। इसके बारे में स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट या अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो डिटेल में। 1973 में बना था G7, और फिर 1997 में ये G8 बन गया था क्योंकि रसिया को इंक्लूड कर लिया था इसमें। लेकिन फिर 2014 में क्रीमिया को हड़प लिया रसिया ने, उसके बाद से रसिया को यहाँ से हटा दिया, फिर ये G8 से G7 दोबारा से बन गया और अभी G7 ही है। इसके 7 कंट्री हैं मेंबर, इसलिए इसका नाम G7 है। कौन कौन से कंट्री हैं ये देखो, कनाडा, यूएस, और यूरोप में है 4 देश, एक है यूनाइटेड किंगडम, एक है फ्रांस, एक है इटली, एक है जर्मनी। 4 और 2 6 हो गई, और एक है एशिया का नेशन जापान। जापान आप जानते हो, ये जापान बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देख रहे हो यहाँ पे ये जापान। तो ये 7 कंट्री इसके नेशन हैं, मतलब 7 कंट्री इसके मेंबर हैं, नेशन तो है ही, मेंबर हैं ये 7 कंट्री। प्रेसिडेंट जो बाइडन है यूएस के प्रेसिडेंट और G7 लीडर हैं, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की है, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट स्कीम। ये स्कीम में देखो $600 बिलियन मोबिलाइज किए जाएंगे। इतने डॉलर इकट्ठे किए जाएंगे किस लिए? ताकि डेवलपिंग वर्ल्ड में फंडिंग की जा सके। यानी कि जो विकासशील देश हैं, जैसे इंडिया है देश विकासशील, बहुत सारे देश हैं, बांग्लादेश है, श्रीलंका, ऐसे देशों में फंडिंग की जा सके, यानी कि मनी प्रोवाइड की जा सके डेवलप करने के लिए। और देखो ये चाइना के बेल्ट एंड रोड प्लान है जो, उसको काउंटर करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। ग्लोबल पार्टनरशिप है जो, पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, जैसा इसके नाम में है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इसके लिए फंडिंग दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपिंग वर्ल्ड में निवेश किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड, रेलवेज, पोर्ट ये डेवलप किए जाएंगे। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये क्या है?
ये देखो चाइना चाहता है कि वो पूरे वर्ल्ड वाइड कनेक्टिविटी बनाए। ये रोड, रेलवे और शिप के जरिए कनेक्टिविटी पहुंचा रहा है चाइना। ये सारे सर्कल को यहाँ से कनेक्ट कर रहा है पूरा, चाइना से लेके इधर साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप तक रोड से या रेल से या पानी से कनेक्ट करने के लिए, ताकि चाइना का जो ट्रेड है, व्यापार है, वो और ज़्यादा इंक्रीज हो, इसलिए पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट कर रहा है। कई बार हमने डिस्कस किया इसके बारे में, अलग लेक्चर भी बना हुआ है। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसको ही काउंटर करने के लिए पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इन इन्वेस्टमेंट ये लॉन्च किए G7 लीडर्स ने। ये जो इनिशिएटिव है, इसमें देखो क्लाइमेट चेंज को भी टैकल किया जाएगा, जलवायु परिवर्तन को टैकल किया जाएगा, हेल्थ और जेंडर इक्विटी को भी इम्प्रूव किया जाएगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा, इसके लिए भी फंडिंग दी जाएगी। बैकग्राउंड क्या है इसका, देखो जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है, ये पहले 2021 में ये रखा गया था कि ऐसा कोई प्लान आएगा। G7 समिट हुआ था ब्रिटेन में 2021 में, पिछले साल, और कहा था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये एक थीम रखी थी उस टाइम पे। तो इसी को लेके अब ये जो प्लान है लॉन्च किया गया है 2022 के समिट में, G7 का जो समिट हुआ है, और इसका नाम रखा है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, PGII। तो ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी पूछा जा सकता है भाई साहब। पिछली बार ऑकस के बारे में पूछ लिया था, उससे पिछली बार पूछ लिया था, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा था। ये आपका जो है ना क्वाड के बारे में तो आप जानते होंगे, इसके बारे में पूछ लिया। ऐसा ही कुछ था ऑकस, और ऐसा ही कुछ रिलेटेड है PGII, लेकिन ये इससे कोई कहीं ज़्यादा है इनसे, तो ये भी पूछा जा सकता है इस साल मेंस में। नेक्स्ट टॉपिक है BIS फॉर्मुलेट्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स फॉर EV बैटरीज। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 2 और 3 के लिए मेनली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए। BIS तो आप जानते हो क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसने अभी एक टेस्ट पब्लिश किया है। टेस्ट का मतलब ये है, जैसे मान लो आपके घरों में फ़ैन लगा हुआ, पंखा जिसके नीचे आप बैठते हो, हवा खाते हो, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड है। वो किसने दिया है? BIS ने, कि ये कौन सी रेटिंग का है, रेटिंग दी जाती है इसके लिए कि हाँ ये, जैसे आपने देखा होगा आपके घरों में अगर AC है, कूलर है, या फ्रीज तो होगा सबके घरों में, तो उस पर देखना लिखा होता है कि 1 स्टार है, 2 स्टार है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, 4.5 स्टार का है, या 5 स्टार का है। मतलब इसका मतलब ये होता है जितना ज़्यादा इसके स्टार होंगे, इसकी इतनी ज़्यादा एफिशिएंसी है, यानी कि इतनी ज़्यादा ये बहुत अच्छी क्वालिटी का है, और बिजली कम यूज करेगा, एनर्जी कम चाहिए इसे। एफिशिएंसी का मतलब यानी कि वही सेम क्वालिटी देगा और बिजली कम यूज करेगा। आपकी जो बिल आता है वो कम आएगा इसके यूज करने से, इतना नहीं आएगा। जैसे मान लो अगर 1 स्टार का फ्रिज यूज कर रहे हो तो इससे ज़्यादा बिल आएगा, ये ज़्यादा यूनिट खाएगा। 5 स्टार का ये कम खाएगा और एफिशिएंसी ज़्यादा देगा, कम बिजली खाएगा, खाने का मतलब कम बिजली यूज करेगा। तो इसी तरह से स्टैंडर्ड देती है सामान का। इसने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए जो बैटरी यूज होती है उसके लिए ये दिया है, जो लिथियम आयन बैटरी हैं उनके लिए ये एक स्टैंडर्ड दिया है, IS स्टैंडर्ड 17855 रेसो 2022, ये इसका स्टैंडर्ड दिया है लिथियम आयन बैटरीज का। और ये देखो जो बैटरी पैक्स एंड सिस्टम के लिए जो दिया है ये स्टैंडर्ड, ये ISO 12405-4 रेसो 2018 है, उससे ये मैच करता है कुछ, यानी कि जैसा एफिशिएंसी के लिए और जितनी कैपेबिलिटी लिथियम आयन बैटरीज की होती है उसके लिए ये ISO दिया है, उसी को हार्मोनाइज करके ये नया स्टैंडर्ड दिया है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बैटरीज के लिए BIS ने। इसका मतलब क्या है, ये जो दिया लिथियम आयन बैटरी के लिए, देखो इसका मतलब ये है जिस बैटरी के लिए ये स्टैंडर्ड दिया है, यानी कि जैसे बैटरी मैन्युफैक्चर हुई लिथियम आयन बैटरी किसी कंपनी में, तो उसकी जांच की BIS ने और उसे स्टैंडर्ड दे दिया कि हाँ ये इस स्टैंडर्ड की है, उस पर लिखा हुआ है 17855 रेसो 2022। अब इसका मतलब ये है कि ये बैटरी है ना, ये बहुत ही परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है, ज़्यादा परफॉर्मेंस देगी ये, अगर व्हीकल में यूज होगी तो इसकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी। रिलायबिलिटी अच्छी है, रिलायबिलिटी का मतलब है इस पर भरोसा किया जा सकता है, अच्छी रिलायबिलिटी है, विश्वसनीय है। इलेक्ट्रिकल फंक्शनैलिटी इसकी अच्छी है, तो इसलिए स्टैंडर्ड है जो परफॉर्मेंस को बताने का काम करते हैं। जो ये स्टैंडर्ड दिया गया है, क्यों दिया गया है, देखो अभी कुछ समय ऐसी खबरें आ रही थी कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लोगों ने खरीदे हैं उनमें चलते चलते आग लग रही है, वो जल जा रहे हैं, उनमें आग लग रही है, और लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। भाई साहब चलते चलते बाइक चला रहा है कोई, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, गाड़ी चला रहा है कोई, उसमें मान लो बैटरी से चलती है वो,
इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, चार्ज होके बैटरी लगी हुई है उसमें, उससे चलती है, और उसमें देखा कुछ समय चलने के बाद आग लग गई, तो जान को भी खतरा हो सकता है। तो ऐसे इंसिडेंट देखे गए कि व्हीकल में, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनमें आग लग गई। लेकिन फिर उसका कारण क्या है, ये सर्च किया डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने प्रोब की, प्रोब का मतलब जांच की, इन्वेस्टिगेशन की। डीआरडीओ आप जानते हो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ ने पाया जो ये टू व्हीलर के जो बहुत सारे इंसिडेंट देखे गए ना, घटनाएं हुई कि इनमें आग लग गई है, तो इसका कारण था कि बैटरीज में डिफेक्ट है, जो इनमें बैटरी यूज हो रही है ना उसमें डिफेक्ट है, कमी है, वो लो ग्रेड मटेरियल से बनी हुई है। जो वो बैटरी बनी हुई है उनमें मटेरियल बहुत ही ख़राब यूज किया गया है, लो कॉस्ट का। इससे फ़ायदा ये हुआ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ को कि उनकी कॉस्ट कम आई थी बैटरीज़ को बनाने में। लेकिन भाई साहब इनको तो फ़ायदा हो गया कंपनीज़ को, लो कॉस्ट मटेरियल यूज किया इन्होंने, बहुत ही घटिया किस्म का मटेरियल यूज किया बैटरी को बनाने के लिए। लेकिन उनका क्या, जिनके व्हीकल जल गए, उन्होंने व्हीकल ख़रीदा और उनका व्हीकल जल गया, उनके पैसे भी चले गए, और दूसरा पैसे के साथ साथ क्या है, विश्वास भी तो गया भाई साहब, ट्रस्ट। उनका ट्रस्ट चला जाएगा, वो ज़िंदगी में कभी हो सकता ना खरीदें इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो सोचेंगे इनमें तो आग लग जाती है। और दूसरा, जिन लोगों ने देखा, जिन लोगों ने पढ़ा ऐसा न्यूज़ में, उनका भी तो ट्रस्ट कम हो जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल में। तो इसलिए डीआरडीओ ने जांच की कि उसका कारण ये था, लो ग्रेड मटेरियल यूज किया गया था कंपनियों ने कॉस्ट कम करने के लिए, इसलिए उनमें आग लग रही थी। इसलिए बीआईएस ने अब ये स्टैंडर्ड दिया है कि ये बैटरी अगर यूज होगी उसका अच्छा स्टैंडर्ड है, अच्छी क्वालिटी की होगी। तो बीआईएस के बारे में अच्छा से पढ़ लेते हैं थोड़ा। बीआईएस क्या है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है। बीआईएस एक्ट पास किया था 1986 में, उसके द्वारा इसको बनाया गया था। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि सांविधिक संस्था है। बाद में इस एक्ट में अमेंडमेंट किया 2016 में, तो अब ये बीआईएस एक्ट 2016 के अंडर काम करती है, नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी ऑफ इंडिया है। स्टैंडर्ड वगैरह देती है, जैसे मान लो गोल्ड के लिए हॉल मार्किंग देना, ज्वेलरी के लिए हॉल मार्किंग देना, जैसे गोल्ड में हॉल मार्किंग लगी होती है ना, कुछ आपने देखा होगा कि हाँ बीआईएस का हॉल मार्किंग लगी हुई है, यानी कि क्वालिटी का गोल्ड है इसे। सोना, सोने की बात कर रहे हैं हम। इको मार्क देती है, जैसे इन्वायरमेंटली फ्रेंडली प्रोडक्ट है कोई, या इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रोडक्ट है उनके लिए। इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करती है, लेबोरेटरी सर्विस प्रोवाइड करती है ये स्टैंडर्ड बॉडी जो ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट टॉपिक है हर्मिट। हर्मिट एक प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बस हर्मिट है क्या इतना जानना है। हर्मिट एक स्पाईवेयर है जो एंड्रॉयड और आईओएस डिवाइस को डैमेज कर सकता है, डैमेज का मतलब नष्ट कर सकता है। एंड्रॉयड आप जानते हो, सबके पास मोबाइल है वो एंड्रॉयड सिस्टम है, अगर एप्पल का नहीं है तो। एप्पल कंपनी के जो मोबाइल आता है आईफोन, वो देखो उनमें ऑपरेटिंग जो सिस्टम यूज होता है वो होता है आईओएस, आई ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है उनमें। और आपके पास जो भी जितने भी इसके बाद जो डिवाइस हैं, चाहे सैमसंग का है, चाहे नोकिया का है, नोकिया तो बहुत कम चलता है आजकल, चाहे लावा का है, चाहे चाइनीज़ कंपनी है कोई सी भी, रेडमी है, ओप्पो है, कोई सा भी है, उनमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप जानते हो, जैसे ये मान लो एक तरह से सॉफ्टवेयर, जिससे आपका फ़ोन के सारे चल रहे हैं ना, मैसेज खुल रहा है, कॉलिंग हो रही है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से हो रही है, उसमें जो सॉफ्टवेयर डला हुआ है। अगर वो सॉफ्टवेयर हैंग हो जाए तो कुछ भी नहीं होगा, ना तो आप फ़ोन उठा सकते हो, जैसे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा ही रुका रहेगा। तो ये एंड्रॉयड सिस्टम और आईओएस डिवाइसेज हैं, एप्पल वाले फ़ोन है जो, इन सबको डैमेज कर सकता है ये हर्मिट नाम का स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होते हैं, स्पाईवेयर देखो मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर ही होता है। मेलिशियस का मतलब जो आपके फ़ोन को नुकसान पहुंचा सकता है या कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है। या देखो आपके फ़ोन में, कंप्यूटर में जाएगा ये स्पाईवेयर, एक सॉफ्टवेयर की तरह आएगा, इंटरनेट के थ्रू भेज देगा कोई आपके फ़ोन में, आपके पास ईमेल भेज देगा, ईमेल में आ जाएगा आपके पास, आप क्लिक करोगे आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। या कॉल के जरिए भेज देगा, कॉल करेगा, कॉल उठाई आपने, अटेंड किए, अननोन नंबर से कोई वैसा नंबर है तो उससे भेज दिया, आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो गया। आपके फ़ोन का डेटा चुरा लेगा, आपके फ़ोन में कोई आपकी प्राइवेट इमेज है कोई मान लो, उनको चुरा लेगा, फ़ोटो वगैरह को, आपका डेटा है, पीडीएफ फाइल है, कुछ भी, उसको चुरा के और यूजर के पास भेज देगा, जिसने स्पाईवेयर भेजा है ना उसके पास भेज देगा, बिना आपकी इन्फॉर्मेशन के, आपको पता भी नहीं होगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन जा रही है, आपका इमेज चुरा ली, डेटा चुरा ली, वीडियो चुरा लिया और चुरा लेगा। ऐसा है ये हर्मिट नाम का स्पाईवेयर सिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है एयर क्वालिटी। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। एक नया फ्रेमवर्क यानी कि गाइडलाइंस, रूल्स, नियम जारी किए हैं एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, जिसका नाम रखा है नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया। ये सहायता ये करेगा, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, एयर पॉल्यूशन से निपटने के लिए डिफरेंट क्लाइमेट जोन ऑफ इंडिया में ये पॉल्यूशन को निपटने से लिए सहायता करेगा ये फ्रेमवर्क, यानी कि एक तरह से गाइडलाइंस है पॉल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है। किसने डेवलप किए गाइडलाइंस, बेंगलुरु में एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज़ और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, इनकी सपोर्ट से ये डेवलप किया गया है ये जो फ्रेमवर्क है नेशनल एयर क्वालिटी रिसोर्स फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया।
इससे पहले देखो एनसीआर में, जो एनसीआर है नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली और दिल्ली के आसपास का रीजन है जो एडजॉइनिंग एरिया, 2020 में एक कमीशन बनाया था। कमीशन के लिए एक्ट पास किया और इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट फॉर एनसीआर एंड एडजॉइनिंग एरियाज। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश की थी 2020 में, ताकि एनसीआर रीजन में जो पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है उदयपुर बर्ड विलेज इज सेट टू बी डिक्लेयर्ड ए वेटलैंड। वेटलैंड आप जानते हो आर्द्र भूमि, ऐसी भूमि जहाँ पे परमानेंटली या सीजनल रूप में, यानी कि महीने में एक दो बार या 1 महीने 2 महीने 6 महीने साल में या पूरे सालों साल पानी भरा रहता है, ऐसी भूमि को वेटलैंड बोलते हैं। लेकिन उसकी गहराई 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 6 मीटर से ज़्यादा गहराई नापते तो पूरा समुद्र भी वेटलैंड हो जाता, फिर उसे समुद्र कौन बोलता, ओशन कौन बोलता। तो वो समुद्र को ओशन नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसकी गहराई 6 मीटर से ज़्यादा होती है। तो ये वेटलैंड हो गए। वेटलैंड में कोई लेक भी आ सकती है, झील, रिवर भी आ सकती है, कोई ऐसे खेत में पानी भरा हुआ है वो भी वेटलैंड आ सकता है। तो ऐसा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, वहाँ पे एक बर्ड विलेज है, उसको वेटलैंड डिक्लेयर करने जा रही है गवर्नमेंट। ये राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में मैनार नाम की जगह है, वहाँ पे है ये। और मेवाड़ रीजन बोला जाता है इस रीजन को, मेवाड़ रीजन। अभी देखो राजस्थान में 2 वेटलैंड हैं, केवलादेव घाना, ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। एक सांभर साल्ट लेक है, ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। सांभर साल्ट लेक तो हमारी सबसे बड़ी इनलैंड साल्ट लेक है। इनलैंड का मतलब जिसकी कोई, यानी कि जिसका कोई किनारा समुद्र से टच नहीं होता, इनलैंड यानी कि हमारे इंडिया के अंदर है। तो ये है सबसे बड़ी सांभर साल्ट लेक, सबसे बड़ी हमारे इंडिया की इनलैंड साल्ट लेक, खारे पानी की झील। और वैसे कौन सी है खारे पानी की झील सबसे बड़ी? चिल्का लेक, आपने पढ़ा होगा उड़ीसा में, लेकिन उसका जो बॉर्डर है किससे लगता है? समुद्र से लगता है, ओशन से, पता ही होगा आपको। अच्छा, इसको वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया हमारे इंडिया में, तो फ़ायदा ये होगा कि इसको आगे रामसार साइट भी डिक्लेयर किया जा सकता है, रामसार का स्टेटस दिया जा सकता है। और रामसार साइट क्या होती है? देखो 1971 में ईरान की एक सिटी है, ईरान आप जानते हो कहाँ पे है? ये अपना हिंदुस्तान, पाकिस्तान, फिर ईरान। ईरान में एक सिटी है रामसार, यहाँ पे एक समिट हुआ था, मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग का नाम रख दिया रामसार कन्वेंशन, 1971 में हुई थी। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये समझ लो रामसार कन्वेंशन। ये पूरे वर्ल्ड वाइड वेटलैंड डिक्लेयर करती है, जिसकी कोई अच्छी सिग्निफिकेंस है, वो लुप्त होने वाला है, तो उसको कंजर्व करने के लिए, बचाने के लिए वेटलैंड डिक्लेयर किया जाता है। तो हमारे इंडिया में अगर वेटलैंड डिक्लेयर कर दिया, फिर इंडियन गवर्नमेंट उसे भेजेगी रामसार कन्वेंशन के साथ, तो उसे रामसार कन्वेंशन वेटलैंड डिक्लेयर कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सटाइल पार्क। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्लानिंग कर रही है कि 75 टेक्सटाइल हब खोले जाएं। ये इस तरह से खोले जाएंगे जैसे तिरुपुर में है। तिरुपुर कहाँ पे है? तिरुपुर एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में। यहाँ पे टेक्सटाइल पार्क वगैरह खुले हुए हैं, हब खुले हुए हैं। टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़े से, कपड़ा उद्योग के लिए इंडस्ट्री खुली हुई है, कंपनी खुली हुई है बहुत सारी जगह पे, जिनकी वजह से लोगों को रोजगार मिलता है और हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट भी होता है कपड़ों का। तो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ाने के लिए और जॉब जनरेट करने के लिए 2 ही इसके ऑब्जेक्टिव हैं, टारगेट हैं टेक्सटाइल पार्क खोलने के। त्रिपुर केस ऐसा है, देखो त्रिपुर में गारमेंट एक्सपोर्ट 2021-22 में 30,000 करोड़ का था, 30,000 करोड़ का, यानी कि हमारे देश से त्रिपुर से ही केवल 30,000 करोड़ का त्रिपुर से ही एक्सपोर्ट हुआ है हमारे देश से। ये जो जितनी गारमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी कि कपड़ों की इंडस्ट्रीज़ हैं त्रिपुर में, ये डायरेक्टली 6 लाख लोगों को जॉब देती हैं और इनडायरेक्टली लगभग 4 लाख लोगों को रोजगार देती हैं, एम्प्लॉयमेंट देती हैं। लगभग 70% इसमें जो वर्कर हैं, कर्मचारी हैं, वो महिलाएं हैं और ऐसे लोग हैं जो मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो काम करते हैं यहाँ पे। इंडिया का स्टेटस क्या है इसमें टेक्सटाइल में? इंडिया का स्टेटस ये है, देखो कंट्री में लगभग 4 करोड़ पीपल इसमें काम करते हैं टेक्सटाइल सेक्टर में, यानी कि कपड़ा उद्योग में जितनी कपड़ा बनाने वाली कंपनियां, उनमें लगभग 4 करोड़ लोग काम करते हैं। और एक स्टडी के अकॉर्डिंग ये सेकंड नंबर पे आता है, सबसे ज़्यादा रोजगार हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर देता है और सेकंड नंबर पे टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। और इंडिया देखो वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, जो अपैरल कपड़े यानी कि कपड़े एक्सपोर्ट करता है हमारे देश से, 5वें नंबर पे आता है इंडिया पूरे वर्ल्ड में। और देखो कपड़ा उद्योग को, ये टेक्सटाइल सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए एक पीएम मित्रा स्कीम भी लॉन्च की थी। अगर टेक्सटाइल सेक्टर से मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इस स्कीम का आप मेंशन जरूर करना, पीएम मित्रा स्कीम। इसका मतलब है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। एम से मतलब मेगा, आई से इंटीग्रेटेड, टी से टेक्सटाइल, आर से रीजन एंड अपैरल।
ए से, अपरेल का मतलब होता है कपड़ा ही। तो ये पीएम मित्रा पार्क लॉन्च किए थे 7 गवर्नमेंट ने। ये पीएम मित्रा पार्क का टारगेट यही है, यानी कि लक्ष्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडिया में गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो और ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग होकर उनको एक्सपोर्ट किया जाए एक लोकेशन से। ये देखो पीएम मित्रा पार्क है जो, ये 7 पीएम मित्रा पार्क सेट किए जा रहे हैं, यानी कि बनाए जा रहे हैं। टोटल इनका जो खर्चा है 4,445 करोड़ का आएगा अगले 5 सालों में। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का ये 5F का विजन है। 5F का मतलब फार्म से फाइबर, यानी कि खेतों से जो है कपास वगैरह इनसे जो कपड़ा बनता है ये जाएगा, कपास से बनेगा फाइबर यानी कि धागा, फाइबर से फिर ये फैक्ट्री में जाएगा, फैक्ट्री से फैशन में आएगा, कपड़े बनेंगे, और फैशन से फिर फॉरेन में यानी कि एक्सपोर्ट होगा विदेश में। तो एक F से फार्म, दूसरे F से फाइबर, तीसरे से फैक्ट्री, चौथे से फैशन, पाँचवें से फॉरेन। तो ये 5F विजन पे ये बेस्ड है पीएम मित्रा पार्क। फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन, ये आपको याद रखना है ये लाइन। अगर आप ये लाइन लिख दोगे तो 0.5 नंबर आपको ज़्यादा मिलेगा और लोगों से जिन्होंने नहीं लिखा है इसको। तो इसका विजन यही है, स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलकर पीपीपी मोड पे ये डेवलप किए जाएंगे पीएम मित्रा पार्क। पीपीपी मोड का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि गवर्नमेंट भी और प्राइवेट कंपनी मिलके ये डेवलप करेंगी पीएम मित्रा पार्क, जिनमें इंडस्ट्री बनाई जाएंगी, कपड़ा उद्योग बनाए जाएंगे। इनमें कोर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इंक्यूबेशन सेंटर बनेगा, प्लग एंड प्ले फैसिलिटी होंगी, डेवलप्ड फैक्ट्री साइट्स होंगी, रोड्स, पावर सेक्टर यानी कि बिजली की तारें वहाँ पे आएँ, वाटर वेस्ट वाटर सिस्टम होगा यहाँ पे, सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जैसे वर्कर्स के लिए हॉस्टल होंगे यहाँ पे, हाउसिंग होगी, घर होंगे कर्मचारियों के लिए ताकि रह सकें, लॉजिस्टिक पार्क होंगे यहाँ पे, वेयर हाउसिंग होंगे स्टोरेज करने के लिए, मेडिकल फैसिलिटी होगी, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट फैसिलिटी होंगी। ये सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा पीएम मित्रा स्कीम के जरिए। तो यही थे आज के टॉपिक।